अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाजरीन हजरात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं, खुसूसन टीईटी और सीईटी के तलबा के लिए। आज हम क्या है एक मखसूस वीडियो लाए हैं जो तलबा के जहन में सवालात उठते हैं कि टीईटी सवाली पर्चा होता कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। उसको जानने के लिए क्या है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और ख़ास करके यहाँ पर टीटी लिखने के दौरान हमें किन बातों को याद रखना चाहिए, किन बातों की बुनियाद पर हम टीटी को आसानी से हल करके 120 नंबरात से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं टीटी में। तो उसके लिए क्या है हमारे इस वीडियो में क्या है मुकम्मल जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे पहले आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी कीजिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जहन में सवालात होते हैं कि क्या टीईटी में कामयाब होना काफ़ी है। हाँ, टीईटी में कामयाब होने के लिए क्या है हमें कम अज़ कम क्या है 60% करना पड़ेगा, 60% करना पड़ेगा, यानी 150 में से क्या है हमें 90 मार्क्स लेना कम से कम। तो हमारा टारगेट 120 होना चाहिए, क्योंकि 120 करने के लिए क्या है हम इस वीडियो में 5 सुनहरे उसूलों पर बहस किए हैं। तो 5 सुनहरे उसूल कौन से हैं उनको देखने से पहले ये बात याद रखिएगा, सिर्फ टीईटी में कामयाब होना ही काफ़ी नहीं है। टीईटी में ज़्यादा नंबर लेने से क्या है हमें आने वाली सीईटी में हमें मदद मिलेगी, सीईटी के बाद सिलेक्शन में। तो यहाँ पर पेपर वन, टीईटी का पेपर वन जो लिखते हैं तलबा जो फिफ्थ वन टू फिफ्थ क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। हाँ, तो ये पीएचटीआर जिसको हम कहते हैं, जो ये तलबा क्या है पीएचटीआर जो पेपर लिखते हैं, तो वहाँ उस वक्त सिलेक्शन के टाइम में क्या है उन तलबा की डिग्रियों के मार्कस के साथ साथ टीईटी के मार्कस भी काउंट होती है। वहाँ पर क्या है पीयूसी के और डीएड और उसी तरह टीईटी, चाहे कर्नाटक टीईटी हो या सीटीईटी हो, इसके बाद सीईटी, इस तरह से इन चारों का भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा टीईटी के भी मार्क्स काउंट होंगे। हाँ, अगर हमारा पीयूसी में और डीएड में मार्क्स कम है तो हम उसको क्या है यहाँ पर कवर कर सकते हैं, कहाँ टीईटी में। इसी तरह पेपर 2 में भी आता है, याद रखिएगा। हाँ, पेपर 2 में क्या है यहाँ पर डिग्री आता है और यहाँ पर बीएड आता है। हाँ, और इसी तरह टीईटी और सीईटी। तो हमें क्या है ये टीईटी एक बेहतरीन मौका है फिलहाल, जो हमारे बीएड और डीएड में होने वाले कोताहियों को, अगर हम कम मार्क्स हैं तो यहाँ सीटी में ज़्यादा करके हम वो पैकअप कर सकते हैं। और सीटी में भी क्या है अच्छे मेहनत करने से हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे और सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम आएगा, और वो भी कहाँ पर पहले नंबर पर या पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आएगा। इससे क्या है हमें उस वक्त हमारा प्लेस चॉइस करने में आसानी होगी। तो वो बात की बात है, लेकिन टीईटी में 120 मार्क्स से ज़्यादा कैसे लेना है उसके चंद उसूल हैं। तो उन उसूलों पर आज हम बहस करेंगे। तो ये पहला उसूल हमारा क्या कहता है, पहला उसूल कहता है सवालनामे यानी सवाली पर्चे को मुकम्मल और जामिया तौर पर समझना चाहिए। तो सवाल पर्चे को कैसे समझना, याद रखिएगा। तो ये सवाल पर्चा हमारा इतना मोटा होता है कि अगर आप पहली मर्तबा इम्तिहान लिख रहे हैं टीईटी की तो आप घबरा जाएंगे। ये कैसा सवाल पूछा है, कितने सवाल होते हैं, कितना मोटा है। घबराने की कोई बात नहीं। उसमें क्या है जो नॉन कन्नड़ा मीडियम है, उर्दू मीडियम के तलबा भी और दीगर भी, नॉन कन्नड़ा मीडियम का क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें 8 जुबानों के सवालात, 8 जुबानों में सवाली पर्चा मिलाकर एक ही लाया जाता है। इसीलिए क्या है उस टीईटी के पर्चे में कुल सफ़ात क्या है 170 से भी ज़्यादा सफ़ात होते हैं, क्योंकि उसमें तमाम ज़बानों का एक ही क्वेश्चन पेपर बनाकर तमाम बच्चों को सौंप दिया जाता है। तो उस वक्त क्या हमें घबराना नहीं चाहिए, इतने सवाल हल करना क्या, उसमें हमारे सवाल कौन से हैं उनको जानना है। वही बात यहाँ कही गई, क्या वो सवाली पर्चे को मुकम्मल और जामिया तौर पर समझना चाहिए, उसमें क्या क्या है, हमारा हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कुल आमतौर पर जो तलबा पेपर 1 लिख रहे हैं, जो तलबा टीटी का पेपर 1 लिख रहे हैं, उनके लिए क्या है
6 हिस्से होते हैं। हाँ, और पेपर टू लिखने वाले तलबा में मैथ्स और साइंस तलबा के लिए भी 6 होते हैं, और सोशल लिखने वाले तलबा के सिर्फ 5 हिस्से होते हैं। कितने? 5 हिस्से। वो कौन कौन से देखेंगे? देखिएगा, पार्ट 1 में क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज आता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज ऑलमोस्ट हमारे तलबा क्या है, उर्दू सेलेक्ट कर दी, कोई बात नहीं। और सेकंड लैंग्वेज के दौरान हमें क्या है, यहाँ पर कन्नड़ा ले लेती या इंग्लिश ले लेती। तो ये बात याद रखना चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा और सेकंड लैंग्वेज कौन सा। फर्स्ट लैंग्वेज के सवाल नंबर 1 से 30 तक होते हैं, और सेकंड लैंग्वेज के सवाल नंबर 31 से 60 तक होते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए 1 से 30 तक उर्दू में जवाब देना है, और 31 से 60 तक के सवाल नंबर हमें, अगर हमारा सवाल सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा है तो कन्नड़ा या अंग्रेजी सिलेक्ट किए हैं तो अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 जुबानें होती हैं, 8 जुबानों के सवाल होते हैं, 8 जुबानों में अलग अलग होते हैं। तो हमें पहले में भी उर्दू होता है, दूसरे सेकंड लैंग्वेज में भी उर्दू होता है। तो दोनों भी उर्दू सेलेक्ट नहीं, दोनों भी उर्दू टिक नहीं करना, क्योंकि हमें एक लैंग्वेज उर्दू टिक करने के बाद दूसरा लैंग्वेज हमारा दूसरा आता है। अगर नहीं पता तो आपके हॉल टिकट में भी देख सकते हैं आप, याद करने के लिए। तो इसलिए क्या है, हॉल टिकट के हिसाब से वहां पर जो हमारा लैंग्वेज होता है उसके हिसाब से हमें जवाब देना होगा। हाँ, तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 3 ये क्या है, तालीमी नफ्सियात और नशोनुमाए इत्तिफाल फन तालीम, जिसको हम अंग्रेजी में क्या है, CDP कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये क्या है, सवाल नंबर 61 से सवाल नंबर 90 तक ये 30 सवाल होते हैं। हाँ, तो ये हिस्सा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, उर्दू में भी आता है हमारा। हाँ, उसके बाद सवाल नंबर पार्ट नंबर 5, अगर पेपर 1 है तो उनका मैथ्स होगा, हाँ, और पेपर 2 है तो उनका SS होगा। अगर मैथ्स होगा तो मैथ्स में क्या है, 91 से 120 तक सवाल होंगे। अगर आपका SS है तो यहाँ पर 91 से 150 तक सवाल होंगे, यानी यहाँ पर कुल 60 सवाल सोशल साइंस के होंगे, अगर पार्ट 2 में क्या हो, पेपर 2 सोशल साइंस लिख रहे हो तो। हाँ, और अगर आप साइंस के तालिब इल्म हैं पेपर 2 के, तो मैथ्स के 91 से 120 तक, और साइंस के क्या है, साइंस या EVS इसके भी क्या है, 120 से 121 से 150 तक सवाल होंगे। इस तरह से क्या है, सवाली पर्चे में सवाल होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसी की बुनियाद पर आपको जवाब देना होगा। हाँ, और एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, हाँ, पार्ट 3 4 5, माफ कीजिएगा, ये 4 यहाँ आना था, पार्ट 4 पार्ट 5 थोड़ा आगे पीछे हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हमें हमारा सवाली पर्चा उर्दू में भी होता है, अगर हम सवाली पर्चे को उर्दू में सेलेक्ट किए हैं तो। उसके अलावा इन 8 जुबानों में होता है। तो अगर हमें उर्दू में समझ में नहीं आया, तो आप क्या है, इंग्लिश वर्जन देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कभी कभार उर्दू के साथ साथ नहीं समझ में आने पर इंग्लिश में देखने पर हमें समझ में आता है। तो इसीलिए क्या है, आप CDP के, सोशल साइंस के, मैथ्स के, EVS और साइंस के सवाल उर्दू में पढ़ें। अगर उर्दू में ना मिले, समझ में नहीं आया, तो एक मरतबा इंग्लिश वर्जन भी देख कर क्या है, आप जवाब दे सकते हैं। ये बात आपके जहन नशीन होना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, हर हिस्से के लिए कम अज कम हम क्या है, कितने मार्क्स लेना होगा, और हमें क्या है, हम खुद अपना टारगेट फिक्स करना है। हमें खुद क्या है, अपना टारगेट फिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ज़बान अव्वल क्या है, बहुत आसान होती है। क्या होती है? बहुत आसान होती है ज़बान अव्वल पार्ट 1 में क्या है, ज़बान अव्वल हमारी उर्दू है, तो ये 30 मार्क्स के सवाल होते हैं। इस 30 में क्या है, 3 हिस्से होते हैं, नसर नज़म और पेडागोजी और कवायद के हिसाब से। तो इन 30 मार्क्स में हम कम से कम 30 के 30 लेना चाहिए, या 29 तो भी लेना कम से कम। अगर 30 ना हो तो 29 मार्क्स लेना पड़ेगा, कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए। और लैंग्वेज 2 में भी क्या है, ये हमारा कन्नड़ा या इंग्लिश होता है। तो इसमें भी कम से कम क्या है, हमें
25 से 26 के नीचे नहीं लेना चाहिए। इसमें भी क्या है, नज़म नसर इसी की तरह होते हैं। हाँ, और लैंग्वेज के बारे में इसका सवाल भी पूछा, लैंग्वेज के सवालात में किस तरह से हल करना है पैसेज और नज़म और नसर के हिस्से को, तो हम इसी वीडियो में आखिर में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमें टारगेट फिक्स करना है। हाँ, पेपर वन पार्ट वन में क्या है, कम से कम क्या है, हमें 29 मार्क्स लेना है। हाँ, पार्ट टू में क्या है, कम से कम 26-25 के ऊपर लेना है। और सीडीपी में क्या है, यहाँ पर भी हमें 26 से 28 मार्क्स तक लेना है। हाँ, 26 से 28, क्योंकि ये भी क्या है, सीडीपी के सवालात जो तालीमी नफ्सियात और नशोनुमाए इत्तेफाल व फ़न तालीम, ये भी सवालात बहुत आसान ही होते हैं उसमें ऑलमोस्ट। वहाँ पर क्या है, समझ कर जवाब देना चाहिए। वो क्या क्या पढ़ना है, कैसे जवाब देना है, आप आके बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा कितना होगा, 15, कितना होगा ये, 8 1 9 17 18 19 20 21 22 23, ये क्या है, 23 मार्क्स होगा। 2 4 6 8, तो 83 मार्क्स आप ये तीन तीन लैंग्वेज में क्या है, 80 पर 3 हो गए। तो चलो 80 पर नहीं, हम क्या है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, ये लैंग्वेज दो और सीडीपी मिलाकर क्या है, हमारे कम से कम 80 मार्क्स लेना पड़ेगा। कम से कम क्या है, 80 मार्क्स लेना होगा ये तीनों मिलाकर। बकिया अगर हमें कामयाबी के लिए सिर्फ बच गए 10 मार्क्स, 90 ले गए, तो आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें टारगेट फिक्स करना है, कम से कम इसमें इतने ही लेना है, याद रखिए। हाँ, अब हम आएंगे सीडीपी के बारे में। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में। देखिएगा यहाँ पर पेपर वन जो तलबा लिखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, पेपर वन यानी 1 to 5th क्लास के लिए, तो ये तलबा टीईटी में क्या है, तालीम नफ्सियात अगर मुतालिया कर रहे हैं, तो आप 9 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों की नफ्सियात का मुतालिया करना होगा, और उन्हीं बच्चों के हिसाब से उनके जहन नशीन के यानी उनकी उम्र के उमरी जहन यानी उम्र के हिसाब से हम क्या है, इम्तिहान में सवालात के जवाब देना है। याद रखिए, 1 to 5th के तलबा के लिए 9 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों की नफ्सियात के बारे में सवालात के जवाब देना है, उसी के बारे में पढ़ना है। और पेपर टू के तलबा, जो भी पेपर टू के तलबा हैं, ये 6 to 8th क्लास के जो तालिब उस क्लास के मौलम बनना चाहते हैं, वो जो टीटी दे रहे हैं, वो क्या है, 11 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के नफ्सियात के बारे में पढ़ना भी है, उन्हीं के बारे में जवाब देना है। याद रखिएगा इन बातों, यानी साइंस से सीडीपी का मुताला करने के दौरान इन बातों को याद रखिएगा, इन्हीं के बारे में क्या है, हमें जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिएगा नोट क्या है, बहुत ज्यादा से नहीं आता है, बहुत ज्यादा नंबर दिलाने वाला, यानी सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला मजमून कौन सा होगा हमारा, सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला मजमून। यहाँ पर देखिएगा पार्ट वन जो हिस्सा है हमारा, पार्ट वन जिसके अंदर L1 होता है, इसके अंदर क्या है, कम से कम 15 सवाल सीडीपी के होते हैं। और पार्ट टू में हाँ, L2 जो होता है हमारा लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी क्या है, 15 सवाल सीडीपी के होते हैं। और पार्ट थ्री जो हिस्सा होता है हमारा, पार्ट थ्री जो सीडीपी का होता है, हाँ, इसके अंदर 30 के 30 होते हैं। हाँ, पार्ट थ्री में। और इसी तरह पार्ट फोर या फाइव में, पार्ट फोर और पार्ट फाइव, इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें, तो पार्ट थ्री और पार्ट फोर, थ्री के बाद पार्ट फोर और फाइव, इन दोनों का अगर हम मिलाकर देखें, तो इसके अंदर क्या है, कम से कम 20 सवाल होते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये कुल हो गए 80 सवाल। क्या हो गए, 80 सवाल हो गए। तो ये 80 सवाल हमें किस मजमून से आएंगे, हाँ बताइएगा। तो याद रखिएगा, ये 80 सवाल हमें सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी मेथडोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तरीकाए तदरीस, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमें
टीईटी में सबसे ज्यादा इसके बारे में मुतालिया करना होगा। किसके? सीडीपी के बारे में। और सीडीपी के इम्तिहानात ऐसे आसान, इतने आसान होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा नंबर दिलाते हैं। और आसान क्यों होते हैं? क्योंकि वो सवालात गौर व फिक्र करके सोच समझ कर देना पड़ेगा। देखिएगा, हमें टीईटी को ज्यादा पढ़ने के बजाय ज्यादा गौर व फिक्र करना होगा, ज्यादा सोचना होगा। जब जबकि इम्तिहानी कमरे में हो तो सवालात के जवाब क्या है, हमें सवालात उसी वक्त पता चलेंगे कि वो कैसे सवालात हैं। तो उस पढ़ने के बाद वहीं पर बैठ कर क्या है, हमें गौर फिक्र करके सोच करके उसका जवाब देना होगा। तब क्या है, हम 120 से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि हमें पढ़े होते हैं, डीएड में पढ़े हैं, बीएड में पढ़े हैं। उसके अलावा क्या है, कई साइकोलॉजी के बुक्स हैं, उनको पढ़ लेती। हाँ, कई वीडियोज आजकल के दौर में तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज आ रहे हैं, उनको भी मुतालिया कर देती। सिर्फ हमें क्या है, गौर फिक्र करके सोच समझ करके उसका जवाब देना होगा। तो देखिएगा, अब तक हमारे कर्नाटक में, रियासत कर्नाटक में कुल 9 टीईटी के इम्तिहान थे। कितने नहीं? 9 टीईटी के इम्तिहान थे। हाँ, तो हर सवाली परिचय में, हर इम्तिहान में 80 सवालात अगर सीडीपी के हैं तो कितना हो गया? 8 9 72, यानी 120 सवालात हो गए। हाँ, अगर इनमें से 5% भी, यानी 5% भी, इनमें से अगर 5% भी सवालात पूछे तो कम से कम 30, यानी 30 से 35 सवालात, चलो 30 सवालात ही पकड़ लीजिए, 30 सवालात दोहराए जाएंगे। 30 सवाल, कम से कम क्या है, 30 सवाल दोहरा सकते हैं पिछले के ईयर के। इसलिए क्या है, हमें गुज़िश्ता साल यानी पिछले ईयर में जो 9 सवाल यानी 9 इम्तिहानात हुए हैं हमारे, 9 इम्तिहानात, इन तमाम इम्तिहानात के तमाम सीडीपी के सवालात, चाहे वो साइकोलॉजी के हो या मेथडोलॉजी की हो, उन पर पूछे गए सवालात को हमें हल करना है, याद करना है, दोहराना है, जहन नशीन करना है। तो याद रखिएगा, अगर सवालात नहीं दोहराए गए, सवालात दोहराए नहीं गए, तो यहाँ पर याद रखिए उनके तस्वुर जरूर दोहराया जाएगा। यानी उसी लिए तस्वुर और नजरिए को मुकम्मल तौर पर समझना होगा। हाँ? आज इस साल जो सवालात आया है, वो गुज़िश्ता साल क्या है, दूसरे तस्वुर में आया होगा, दूसरे अंदाज से। उस साल 2 साल पीछे जो सवाल परीक्षा निकाला गया था, उसी सवाल को इस बार क्या है, कुछ ट्विस्ट करके, उसमें थोड़ी बहुत रद्द बदल करके क्या है, सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए क्या है, हमें यहाँ पर तसव्वुर और नजरियात पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वो किस बुनियाद पर है, इसका मेन मरकज क्या है सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, तो उसको क्या है, ज्यादा ध्यान देकर हमें पढ़ना और समझना होगा। याद रखिएगा। तो इसी के लिए क्या है, नवाज यूट्यूब चैनल की जानिब से हमें गुज़िश्ता साल की वीडियोस की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, नवाज यूट्यूब चैनल के। और इसी तरह क्या है, सीडीपी के भी हम क्या है वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की हैं, उनके लिए मेथडोलॉजी के यानी पेडागोजी की क्लासेस भी हमने यूट्यूब पे हैं। और द्वितीय भाषा कन्नड़ जो कर रहे हैं उनके लिए भी है। और इसी तरह उर्दू ज़बान में पेडागोजी के साथ साथ कवायद और एलबीए जो हुकूमत की जानिब से बनाए गए सवालात हैं, जो टीईटी के लिए अहम है, वो उतने ही अहम मालूमात को क्या है इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं। और इसी तरह समाज साइंस के, ईवीएस के और मैथ साइंस के ये भी सवालात आपको नवाज यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा ख़ास करके ज़्यादातर आप यूट्यूब देखने से ज़्यादा दरसी किताबों का मुतालिया कीजिए, ताकि आपको वही ज़्यादा मदद देंगे। कम से कम क्या है, आप 4 से 6 घंटे तक क्या है किताब का मुतालिया करना पड़ेगा। वीडियो 1 से 2 घंटे देखिए, लेकिन कम से कम 4 से 6 घंटे किताबों का मुतालिया कीजिए, क्योंकि किताबें ही हमें ज़्यादा मालूमात देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, हमारे नवाज यूट्यूब चैनल की जानिब से सीडीपी के सवाल, तालीमी नफ्सियात और नशोनुमाए इत्तिफाल फ़न तालीम, तो इसके मतलब क्या है, हमने अब तक क्या है कुल 7 वीडियोस बनाए हैं, 7 असबाक पर।
ابھی کیا ہے اور ایک 6-7 اسباق باقی ہیں، انشاءاللہ اب اسی وقفے میں ہم بنائیں گے. تو آپ کیا ہے نواز اردو یوٹیوب چینل پر بنے رہے گا ان تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. تو چلے گا. اور دوسرے اصول کیا کیا ہے ہمارے ٹارگیٹ ریچ کرنے کے لیے 120 پلس کرنے کے لیے کیا ہے اگلے اصول دیکھیے گا. دوسرا اصول کیا کہتا ہے ہمارا کیا ہے آسان سوالات کو بہت ہوشیاری سے جواب دینا ہوگا. کیا کرنا ہے بہت ہوشیاری سے، کیونکہ بہت سارے طلباء معلوم ہونے کے باوجود بھی غلطی کرتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود بھی. اس لیے کیا ہے بہت ہوشیاری سے جواب دینا ہوگا. دیکھیے گا مثال کے طور پر آپ کے پاس چند سوالات کو ہم حل کیے ہیں. مثال کے طور پر ان سوالات کو حل کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح سے چوکنا رہنا ہے. دیکھیے گا یہاں ایک سوال ہے جنگ پلاسی کبھی. کیا ہے سوال؟ جنگ پلاسی کبھی. آپشن ہے 1764، 1757، 1857، 1761. تو یہاں پر دیکھیے گا سوالی پرچہ نکالنے والے کیا کرتے ہیں، نکالنے والے ماہر کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں وہ امتحان لکھنے والے جو طلباء ہیں وہ کیا ہے کس طرح غلطی کرتے ہیں اسی بنیاد پر وہ سوال نکالتے ہیں. آپ دیکھیے گا اس سوال میں 1764 اور 1762 میں 1757 میں ہمیں کنفیوز ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں تو سماج سائنس کی تو 1764 کیا ہے بکسر کی جنگ ہے. کون سی ہے وہ؟ بکسر، جنگ بکسر ہے. اور 1757 کیا ہے پلاسی کی جنگ ہے. اور 1857 پہلی جنگ آزادی ہے، پہلی جنگ آزادی ہے. ہاں تو اس طرح سے کیا ہے یہ تاریخیں ہمیں پڑھے رہتی ہیں بار بار، لیکن صحیح وقت میں اسے یاد آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں ہوشیاری سے جواب دینا ہے، ہوشیاری سے. ہاں اسی لیے آسان سوالات کو آسانی سے جواب دیتے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے ہر سوال کو توجہ سے مکمل سمجھ کر جواب دینا ہوگا. تب جا کر کا ہمارا ایک بھی مارکس کٹ نہیں ہوگا. حالانکہ چند سوالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں غلطی کر دی، تو اس غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہر سوال کو توجہ سے مکمل سمجھ کر جواب دینا ہوگا. ہاں جواب دینا ہوگا. اسی طرح اور ایک مثال دیکھیے گا جو آپ کے سامنے موجود ہے. یہ ایک تربیتی ٹیکنیک ہے. کیا ہے؟ تربیتی ٹیکنیک ہے، تدریسی ٹیکنیک نہیں ہے. تو یہ بھی سوال آسان ہے، تربیت کی ہے یہ. ہاں تو اس کا جواب دینا ہمیں مشکل ہوتا ہے. دیکھیے گا یہاں پر آپشنس کیا ہے مائکرو ٹیچنگ چھوٹے پیمانے کی تدریس، جس سے ہمیں اردو میں کیا ہے خود تدریس بھی بولتے ہیں، خود تدریس. ہاں اور ایک ہے مشقی تدریس، اور ایک ہے گروہی تدریس، اور ایک ہے اصلاحی تدریس. 4 آپشن ہے. تو یہاں پر کیا ہے یہ ٹریننگ ہے نہ کہ ٹیچنگ. ٹریننگ کی ٹیکنیک ہے، ٹیچنگ کی ٹیکنیک نہیں پوچھا جائے. تو آپ کو یاد ہوگا ڈی ایڈ اور بی ایڈ میں ہم کیا ہے ٹیچنگ کو جانے سے پہلے، اسکولوں کو جانے سے پہلے کیا ہے مائکرو ٹیچنگ کرتی کلاس میں. مائکرو ٹیچنگ ہمارے اساتذہ ہمیں کیا کرتے تھے ڈی ایڈ میں 5 سے 6 طلبا کے ایک گروہ بنا کر ہمیں 5 سے 6 منٹ کے لیے ہمیں خود ہمارے دوستوں کے سامنے ہی کچھ پڑھانا پڑتا تھا. تو اس سے کیا ہے پڑھانے کی مشق کیا کرتے تھے ہم. تو وہی کیا ہے مائکرو ٹیچنگ کراتی ہے. کیا ہے مائکرو ٹیچنگ جسے خود تدریس کہتے ہیں. تو وہ تدریس کیا ہے تربیتی تھی. وہ کیا تھی تربیتی ٹریننگ تھی ہماری، نہ کہ تدریسی تھی. ہمیں پڑھا نہیں تھے، پڑھانے کی مشق کر رہے تھے. کیا ہے وہ ٹریننگ تھی ہماری. تو اس لیے کیا ہے وہ مائکرو ٹیچنگ صحیح جواب ہے. تو ایسے موقع پر کیا ہے ہمیں سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا ایسے سوالات کے لیے. تو چلو اگلا سوال اور ایک مثال کے طور پر دکھلایا گیا ہے. یہاں پر سوال ہے جماعتی کمرے میں معلم کی دوسری زبان کون سی ہے؟ معلم تو بات کرتا ہے، اس کے علاوہ اور ایک زبان کون سی ہے معلم کی جماعتی کمرے میں؟ یہ بہت ہی آسان سوال ہے. دیکھیے گا آپ کہہ سکتے ہیں درسی کتاب بھی ہے، نقشہ بھی ہے، تخت سیاہ بھی ہے، تصویر بھی ہے. ہاں تو کنفیوز ہوتے ہیں. معلم یہاں پر جو جماعتی کمرے میں بات کرتا ہے، بولتا ہے، سمجھاتا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں وہ اس میں موجودہ اہم نکات کو معلم کیا کرتا ہے تخت سیاہ پر لکھتا ہے. کہاں لکھتا ہے؟ تخت سیاہ پر.
اس لیے کیا ہے تخت سیاہ مولم کی دوسری زبان ہے. نقشہ، درسی کتاب، تصاویر یہ تو ہیں لیکن وہ اپنے حد تک محدود ہیں. یعنی مولم جو چاہے اس پر بتا نہیں سکتا. نقشے میں نقشے کے متعلق ہی بتا سکتا ہے. درسی کتاب میں کتنا ہے اتنا ہی بتا سکتا ہے. تصاویر میں تصاویر کے متعلق کتنی ہی معلومات دے سکتا ہے. لیکن تخت سیاہ پر مولم جو چاہے وہ بتا سکتا ہے، جو چاہے وہ سمجھا سکتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے مولم کی دوسری زبان کون سی ہے؟ تخت سیاہ. اور ایک اگلا سوال دیکھیے گا. سوال میں کیا ہے یہاں پر صدر ہند نہیں آنا تھا یہاں پر. یہ یہاں پر کیا ہے صدر ہند کے بجائے یہاں پر دوسرا سوال، دوسرا آپشن آتا ہے. اور ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا ہے تھوڑا، دیکھیے گا کیا مسٹیک ہوا ہے. دیکھو بھارت کی پہلی ایک منٹ، بھارت کی پہلی وزیر اعلیٰ، بھارت کی پہلی وزیر اعلیٰ، اگر ایسا سوال آیا ہے. ہاں، بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، صرف وزیر اعلیٰ نہیں، بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ یعنی سی ایم، چیف منسٹر بولتے ہیں. تو پہلی خاتون جو ہندوستان میں وہ بننے والی وہ خاتون کون سی تھی؟ آپشن ہے ہمارے پاس اندرا گاندھی ہے، سروجنی نائیڈو ہے، سچیتا کرپلانی ہے، پرتیبھا سنگھ پاٹل ہے. تو آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کا نام ہم تمام سنے ہیں، ہاں، پرتیبھا سنگھ پاٹل نام یہ بھی سنے ہیں، سروجنی نائیڈو تھوڑا بہت سنے ہیں، سچیتا کرپلانی نہ کے برابر سنے ہیں. تو یہاں پر اس میں ہمیں کنفیوز ہوتے ہیں اندرا گاندھی ہے یا پرتیبھا سنگھ پاٹل ہے یا سروجنی نائیڈو ہے. تو ان تمام میں کنفیوز ہوتی ہے، لیکن صحیح جواب کیا ہے؟ سچیتا کرپلانی ہے. سچیتا کرپلانی ہے. ہم غلطی سے کیا کرتے ہیں، یہ تو سچیتا کرپلانی ہمیں نام سنے نہیں، شاید وہ کوئی بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے کیا ہے اندرا گاندھی کو کرتے ہیں. حالانکہ اندرا گاندھی کیا ہے پہلی وزیر اعلیٰ تھی، وزیر اعلیٰ نہیں اعظم، وزیر اعظم تھے پہلے. اندرا گاندھی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. اور سروجنی نائیڈو کیا ہے پہلی گورنر تھی. خاتونوں میں پہلی گورنر خاتون تھے. ہاں، اور پرتیبھا سنگھ پاٹل پہلی صدر ہند تھے. کون تھے؟ پہلے صدر ہند تھے. اس طریقے کے کیا ہے ہمیں کیا کرتے ہیں آسان سوال کے صحیح جواب آخر میں یا پہلے، آخر میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم غلطی کر سکیں. ہاں، دیکھیے گا سوالی پرچے کے آپشنز کی ترتیب کس طرح سے دی جاتی ہے. آسان سوالات کا صحیح جواب تیسرے یا چوتھے آپشنز میں دیا جاتا ہے. کہاں کیسے سوالات جو آسان ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے آپشن کو ہم کیا ہے پہلے آپشن کے جواب کو ہم زیادہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے تھے. اندرا گاندھی نام سنیے بہت زیادہ تو پڑھے تھے. اسی لیے کیا کرتے ہیں ہمیں وہیں پر غلطی کر بیٹھتے ہیں، اندرا گاندھی کا جواب ڈال دیتے ہیں. اس لیے کیا ہے ہر سوال کو ہوشیاری سے جواب دینا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ ہوشیاری سے جواب دینا ہوگا. دیکھیے گا ہمیں معلوم آسان سوالات کے جوابات کو ہوشیاری سے جواب دینا یہ ذہین لوگوں کی خاصیت ہے. کیونکہ ذہین لوگوں کی، اس لیے آسان سوال کو 2 مرتبہ پڑھ کر جواب دینا ہوگا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پڑھ کے جواب دینا ہوگا، یاد رکھیے گا. تو اگلا اصول دیکھیے گا. تیسرا اصول ہمارا کیا کہتا ہے؟ تیسرا اصول ہے سی ڈی پی کے سوال کو کیا ہے سی ڈی پی کے سوال کو حل کرنے کے لیے اہم عناصر کو ان کے تصور کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، دہرانا ہوگا، اور اس کے بعد بار بار یاد کرنا ہوگا، بار بار پڑھنا ہوگا اہم تصورات کو. دیکھیے گا اہم عناصر کیا ہیں. پہلا ہے طفل مرکز تدریس. طفل مرکز تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر تدریس کے 2-3 طریقے ہیں. ہاں، طفل مرکز یعنی بچے کو مرکز بنا کر سیکھنے والے کو. یہاں پر معلم مرکز بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ معلم مرکز بھی آتا ہے. ہاں، اور نصاب مرکز بھی آتا ہے. ہاں، تو یہ ان مرکزوں کے علاوہ معلم مرکز میں معلم جو چاہے پڑھا سکتے ہیں. نصاب مرکز میں کیا ہے نصاب میں جو ہے اتنا ہی پڑھا سکتے ہیں. لیکن طفل مرکز میں کیا ہے وہاں پر بچے کی خواہش کے مطابق تعلیم دینا ہوگا.
बच्चों के ख्वाहिश के मुताबिक, बच्चों जो चाहते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, जहां भी जिस सवाल में भी तुफल मरकज के बारे में सवाल आएगा तो वो जवाब ऑप्शंस में क्या है, तुफल मरकज सही होगा। ऑप्शंस में अगर तुफल मरकज आया तो इसलिए क्या है, इस बात को यानी इस मजमून को ज्यादा समझ लेना होगा, तुफल मरकज। और जिम्मेदारी के बारे में, तालीमी जिम्मेदारियां जो भी आते हैं उसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो ये तालीमी जिम्मेदारियों के ऊपर एक सवाल देखिएगा, अगर अगर तालीमी निज़ाम नाकाम हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये ऑप्शन क्या है, पिछले सालों में पूछा गया था, पिछले सालों में पूछे गए सवाल को ही क्या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे मौलवी पर ठहराया जाता है। किसके पर, मौलवी। तो ऑप्शन का जवाब भी यानी इस सवाल का जवाब भी यही था। तो यहाँ पर मुतल्लिम है, वालिदैन है, समाज है, लेकिन इन तमाम को छोड़कर क्या है, मौलवी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर तालीमी जिम्मेदारी पर सवाल हो तो सीधे सीधे इसका जवाब क्या है, मौलवी में मुदर्रिस होगा, यानी मुदर्रिस होगा, पढ़ाने वाला। तो उसी पर क्या है वो सवाल, यानी उसकी जिम्मेदारी उसी के खाने पर रखी जाती है। तो इसलिए क्या है, अगर तालीमी जिम्मेदारी का सवाल हो तो सीधे सीधे मौलवी में आता है, याद रखिएगा। हाँ, अगला सवाल, सरगर्मी और ग्रुप पर मुबनी तालीम के मुतालिक भी पढ़ना होगा। सरगर्मी और ग्रुप पर मुबनी तालीम पर भी, इसके मुतालिक भी मुतालिया करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सलाहियतें चंद सलाहियतें, पैदावारी सलाहियत को और या पैदा करने की महारतें हैं, कबूल करने वाली या वसूल करने वाली महारतें या सलाहियतें हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। यहाँ पर आपको पता होगा LSRW, LSRW क्या है, LSRW आप जानते होंगे। एल यानी लिसनिंग यानी सुनना, एस यानी स्पीकिंग यानी बोलना, आर यानी राइटिंग लिखना, नहीं रीडिंग, आर यानी रीडिंग यानी पढ़ना, डब्ल्यू यानी राइटिंग यानी लिखना। तो ये चारों क्या है, सलाहियतें जो जुबानदानी में आते हैं खास करके। तो इनके बारे में भी आसान सवाल पूछे जाते हैं बहुत। तो उनको क्या है, हम जहन नशीन करके उसके सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करना होगा। देखिएगा यहाँ पर पैदावारी सलाहियत में अगर हम देखें तो, हाँ, पैदावारी सलाहियत में आता है कौन कौन से, इनमें से कौन से आते हैं, पैदावारी सलाहियत में बोलना आता है, बोलना आता है, और क्या है, लिखना आता है। ये पैदावारी सलाहियत में है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये क्या है, पैदावारी सलाहियत, पैदा करने की महारत है। यानी बच्चा अगर बोलता है तो अपने अंदर से अल्फाज को निकाल कर बोलता है, अल्फाज को पैदा करता है बच्चा, और जहन से चंद अल्फाज को सोच कर लिखता है। तो ये तमाम दोनों भी क्या है, पैदावारी सलाहियतें भी। और आते हैं कबूल करने वाली सलाहियतें, यानी वसूल कुनिंदा, वसूल करने वाली महारतें। तो यहाँ पर ये आते हैं, सुनना क्या आता है, सुनना लिसनिंग, और पढ़ना क्या है, पढ़ना। ये दोनों भी क्या है, वसूल कुनिंदा है, यानी मालूमात को अपने अंदर हासिल करते हैं। सुनने से इंसान समझता है, वो मालूमात मिलते हैं, पढ़ने से भी क्या है, उसे मालूमात मिलते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, सुनना और पढ़ना ये वसूल कुनिंदा है, ये कबूल करने वाली सलाहियतें हैं, और बोलना और लिखना पैदावारी सलाहियतें हैं। इसको भी याद रखिएगा, इस पर भी सवाल आते हैं। इसी तरह जबान के अंदर और थोड़ी महारतें आती हैं, रस्मी तदरीस और गैर रस्मी तदरीस, रस्मी तदरीस और गैर रस्मी तदरीस। तो इसके बारे में भी सवाल आते हैं। तो रस्मी तदरीस के बारे में देखिएगा, रस्मी तदरीस में कौन कौन से आते हैं। तो इन्हीं LSRW में रस्मी तदरीस में कौन से आते हैं और गैर रस्मी में कौन से आते हैं। रस्मी जो इंसान क्या है, एक तरबियत के हिसाब से सीखता है, सीखने की महारतें, इसे रस्मी महारतें बोलते हैं। हाँ, कौन से आती हैं देखो, रस्मी महारतें यानी पढ़ना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना, ये रस्मी महारतें।
یعنی طلبہ ایک باقاعدہ اسکول کو جا کر یا کسی کے پاس سیکھنے کے جا کر مخصوص وقت میں جا کر سیکھتا ہے ایک رسم کے مطابق ہر روز بھی کچھ رسمی مہارتیں ملتی ہیں. غیر رسمی تدریس یعنی یہ کیا ہے، سننا اور بولنا ہے. سننا اور بولنا کیا ہے، یہ دونوں بھی غیر رسمی ہے. یعنی غیر رسمی یعنی جو انسان کو پیدائشی طور پر کیا ہے وہ اپنے آپ آتے ہیں، سننے کی صلاحیت آتی ہے اور بولنے بھی آتا ہے بچوں کو یا انسان کو. تو یہاں پر انسان کو یہاں پر تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کیا ہے وہ بولنا اور سننا سیکھتا ہے، سننا اور بولنا سیکھتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، ناخواندہ حضرات بھی کیا ہے یہ دونوں مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں، دونوں مہارتیں موجود ہوتے ہیں. کن کے پاس؟ ناخواندہ پر. کیا ناخواندہ کے پاس یہ دونوں بھی کیا ہے صلاحیتیں یا مہارتیں موجود ہوتے ہیں، سننا اور بولنے کی، ناخواندہ کے پاس. تو اس لیے کیا ہے یہ ناخواندہ لوگوں کے پاس بھی اور خواندہ دونوں کے پاس ہوتے ہیں غیر رسمی تدریس مہارتیں. تو اس پر بھی کیا سوالات آ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کے بارے میں بھی. اس کے بعد اور اہم عناصر جو ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھیے گا. تدریسی لازمات اور پڑھنے کے آلات کے بارے میں، ٹی ایل ایم کے بارے میں متعلق معلومات حاصل کیجیے. ٹی ایل ایم اس کے بارے میں بھی سوالات آتے ہیں. اور سیکھنے کی خامیاں ہیں، تعلیمی کمزوریاں جیسے ڈسلیکسیا، ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا، جو بھی ڈس آتے ہیں، تعلیمی کمزوریاں، تعلیمی معذوریاں، تو ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے. اور اسی طرح متنوع ٹیسٹ یعنی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، ایف اے ہیں، ایس اے ہیں، فارمیٹیو اسسمنٹ، سمیٹیو اسسمنٹ، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ان امتحانات کے بارے میں بھی کیا ہے مطالعہ کیجیے، اس پر بھی سوالات آتے ہیں. اور اسی طرح پڑھانے کی حکمت عملیاں جو بھی ہیں، جو اقتصادی ٹیکنیک ہیں، اس کے بارے میں مطالعہ کیجیے. اور ماہر نفسیات کی شراکتیں یعنی ماہران نفسیات کا تعاون، جو تھارن ڈائک، اسکنر، جو کولبر ہیں، ان کے بارے میں بھی کیا ہے مزید مطالعہ کیجیے. ان کے بارے میں بھی سوالات زیادہ پوچھے جاتے ہیں. اور تدریسی طریقے اور پڑھانے کے انداز کے بارے میں، طریقہ تدریس کون سے ہیں ان کے بارے میں پڑھائی کیجیے، اس کے بارے میں بھی زیادہ سوالات آتے ہیں. اور اسی طرح سی سی ای اور ایل بی اے. سی سی یعنی کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلیوشن، مسلسل اور جامعہ قدر پیمائی. اور ایل بی اے یعنی لیسن بیسڈ اسسمنٹ، یعنی سبق پر مبنی سوال امتحان. تو ان کے بارے میں بھی کیا ہے مزید معلومات حاصل کیجیے، جو سی ٹی 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 میں بھی کیا ہے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. تو ہم کیا ہے جب امتحان ہال میں بیٹھے تھے تو کیا سوچنا ہے، دیکھیے گا ہم اس خیال میں ٹی ٹی کا سوالی پرچہ حل کرنا ہے کہ فی الحال ہم معلم ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، والدین اور سماج کے سے متعلق ہمیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹی ٹی کا امتحان دینا ہوگا. یاد رکھیے گا. تو چوتھا اصول، تیسری کے بعد چوتھا اصول دیکھیے گا. ہر سوال میں ایک خاص لفظ کیا ہے، یہ ایک خاص لفظ چھپا ہوتا ہے، اسے تلاش کر کے اس کا جواب دینا ہے. حالانکہ جواب اسی میں ہوتا ہے، تو اس خاص لفظ کو تلاش کر کے کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. خاص لفظ کیسا؟ مثال کے طور پر دیکھیے گا یہاں پر ابتدائی سطح پر سیکھنے کو آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے، سوال ہے. تو یہاں پر اس میں خاص لفظ کیا ہے، ابتدا ہے، ابتدائی ہے، شروعاتی دور. شروعاتی دور میں دیکھیے گا یہاں پر بصری ادا کرنے ڈرامہ کرنا ہے، دستکاری یعنی ہاتھ سے کام کرنا ہے، مظاہرہ ہے، خود مطالعہ ہے. ابتدائی سطح میں مطلب بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرنے سیکھتا ہے، ہاں سب سے پہلے کیا ہے ڈرامہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی کام نہیں کرتا، خود مطالعہ بھی نہیں کرتا، تو مظاہرہ کرتا ہے یعنی بات کرنے لگتا ہے، بچہ بولنے لگتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے ابتدائی سطح میں جو کیا ہے سب سے پہلے انسان طلبا شخص کوئی بھی سب سے پہلے بچے کیا ہے بات کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے بنیادی یعنی خاص لفظ ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر اس کا جواب مظاہرہ آتا ہے. اور ایک سوال دیکھیے گا، یہ لسانی مہارتوں میں مستقل شکل ہے. تو یہاں پر لفظ مستقل کیا ہے، خاص لفظ ہے. تو مستقل کی بنیاد پر سوال کا اگر ہم دیکھیں تو مستقل یعنی فکسڈ، کیا ہے فکس، مستقل یعنی
तो इसमें से फिक्स रहने वाली बात कौन सी है? हमें बोली हुई बात फिक्स नहीं रहती, हमें सुनी हुई बात फिक्स नहीं रहती, हमें पढ़े सो भी फिक्स नहीं रहता। लिखी हुई बात क्या है? कायम और दायम रहती। देखो कई सौ साल से क्या है, राजा महाराजा पत्थरों पर अपनी तहरीर कुंदा किए हैं, लिखे हैं, जिसको हम उर्दू में कुतबा बोलते हैं। तो वो अभी भी बाकी है उनकी तहरीर। तो क्या है, मुस्तकल शक्ल क्या है, लिसानी महारतों में लिखना है। ये क्या है, मुस्तकल रहती, कायम और दायम रहती है। हाँ। उसके बाद मुस्बत सवाल का जवाब मुस्बत होता है, मुस्बत सवाल का जवाब मुस्बत होता है, और मनफी सवाल का जवाब मनफी होता है। ये बात याद रखिएगा। तो मुस्बत का मुस्बत और मनफी का मनफी होता है। तो देखिएगा यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर सवाल दिया गया है, इन बातों को ध्यान रखते हुए इस सवाल का जवाब देना है। तलबा दोस्त सीखने के अमल के लिए, तलबा दोस्त सीखने के अमल के लिए, दोस्त यानी मदद करने वाले, तो तलबा को सीखने के मदद करने के अमल के लिए कौन सा माहौल साजगार है? इसमें से तलबा का जो दोस्त है माहौल, जो सीखने में क्या है, उसकी मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है, कौन सा माहौल साजगार नहीं है? देखिएगा, साजगार नहीं है मतलब ये नेगेटिव सवाल है। तो इसका जवाब इन चारों में भी से जो जुमला नेगेटिव है वो उसका सही जवाब है। तो देखिएगा सवाल क्या है, मौल्यम और मुतल्लिम, टीएलएम में, टीएलएम तैयार करना, दोनों मिलाकर कर दी, तो इसलिए ऐसे क्या है, पॉजिटिव है ये। मुतल्लिम ग्लोब में बर्री व बहरी हिस्से पर तवज्जो दे रहा है, ये भी पॉजिटिव है। सरगर्मियों में हिस्सा, सरगर्मियों में तलबा का खुद इक्तिसाब का करना, ये भी जुमला पॉजिटिव है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिएगा, निसाब के असबाक मूल्यम पढ़कर ख़त्म करना, क्या करना, पढ़ के ख़त्म करना, तो ये जुमला क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए ऐसे क्या है, अगर इन नुकात पर हमें इस पर जवाब देना चाहते हैं तो सही जवाब क्या है, तीसरा है। तो इस तरह से सवालात अगर पॉजिटिव हैं तो जवाब भी पॉजिटिव होगा, और सवालात नेगेटिव हैं तो जवाब भी नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब हम आखिरी कड़ी में आएंगे, आखिरी पांचवा असूल, जुबानों पर। देखिएगा जुबानें यहाँ पर क्या है, कुल फर्स्ट लैंग्वेज पार्ट वन में जो L1 है, हमारी पहली लैंग्वेज, L1 लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें 30 मार्कस थे। इन 30 मार्कस में 30 सवालात थे। 30 सवालात में यहाँ पर 3 हिस्से होते हैं। ये पहला हिस्सा क्या है, नस्ल का होता है, जो सवाल नंबर 1 से 8 तक होते हैं। दूसरा हिस्सा आता है नज़म का, ये सवाल नंबर 9 से क्या है, 15 तक होते हैं। तो ये सवाल होते हैं। और अगला हिस्सा क्या है, पेडागोजी का आता है, पेडागोजी का आता है। तो ये क्या है, 16 से 30 तक होते हैं। तो ये जहन में रखा है, मुझे जवाब देना होगा। यहाँ पर नस्ल नस्ल के बारे में और नज़म के बारे में अगर बात करें, इन दोनों के जवाबात वहीं पर होते हैं। हमें सिर्फ क्या है, उसको सही तरीके से पढ़ के समझ के जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप L1 में ले लो या L2 में ले लो, लैंग्वेज 2। तो सवालात और जवाबात वही पेपर में रहते हैं, ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर उसमें ढूंढने के लिए क्या है, ये 15 सवालात और ये 15 सवालात, मतलब 30 सवालात के जवाबात उसी पर सवाली पर्चे में रहते, वहीं पर ढूंढ कर सही जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, हमें क्या करना है, वहाँ पर वक्त की भी बचत करना है और सही जवाब भी देना है। और तो नस्ल और नज़म को पढ़ने से पहले उन पर पूछे गए सवालात को पढ़ना है। किसे पढ़ना है, सवालात को। इस तरह से अगर आप पहले सवालात पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही जवाब कौन सा है, पढ़ने के उस इक्तिबास को या नज़म को पढ़ने के दौरान। तो फौरन आप क्या जवाब तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आपका वक्त भी बचत होगा और सही जवाब की तरफ आप सही जवाब का ऑप्शन भी आप टिक करेंगे। तो इसी तरह से क्या है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी इसी तरह से आता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मेहनत करेंगे और टीईटी का इम्तिहान हल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप 120 प्लस ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और इसी तरह यूट्यूब चैनल की जानिब से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है,
آپ QR کوڈ کی مدد سے بھی آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا ہے، ہم یہاں پر لنک بھی ڈسکرپشن میں دیں گے، وہیں سے بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔